नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे विचार की कहानी में चलते हैं जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को तोड़ दिया, दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया और एक ऐसे भयानक युद्ध की आग भड़काई जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। ये कहानी है यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की। तो हमारा ये सफर शुरू होगा एक कलाकार के खूबसूरत सपने से। फिर हम देखेंगे कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति ने एक चिंगारी लगाई। इसके बाद जानेंगे कि इस विचार को हकीकत बनाने के लिए कितना संघर्ष हुआ, कैसे लोहे और खून से नए राष्ट्र बने, और आखिर में ये सब कुछ एक खतरनाक मोड़ पर कैसे पहुंच गया। चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 19वीं सदी के बीच में ये वो दौर था जब दुनिया का नक्शा कुछ और ही दिखता था। तब देश मतलब राजा और उसकी प्रजा, राष्ट्र और नागरिक नहीं। जरा सोचिए, अगर किसी को दुनिया का नक्शा फिर से बनाने का मौका मिले तो वो कैसी दुनिया बनाएगा। 19वीं सदी के कई विचारकों और कलाकारों के लिए ये सिर्फ एक ख्याली सवाल नहीं था, बल्कि एक ऐसा सपना था जिसे वो हकीकत में बदलना चाहते थे। तो बात है 1848 की। फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रांसीसी कलाकार ने ठीक यही किया। उसने अपनी कला के जरिए एक ऐसी दुनिया की तस्वीर बनाई जहां तानाशाह राजा नहीं बल्कि लोगों से बने लोकतांत्रिक गणराज्य होंगे। सोरियो की इस कल्पना को जरा ध्यान से देखिए। इसमें अलग अलग देशों के लोग अपने झंडों और अपनी खास पोशाकों के साथ एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की तरफ बढ़ रहे हैं। और नीचे जमीन पर देखिए, राजाओं के टूटे हुए ताज बिखरे पड़े हैं, जो इस बात का संकेत है कि अब तानाशाही का दौर खत्म हो गया। ये एक ऐसी दुनिया का सपना था जहां सारे देश आपस में भाईचारे से रहें। लेकिन ये तो एक सपना था, एक कलाकार की कल्पना। सवाल यह है कि ये सपना हकीकत कैसे बना। तो इसकी पहली और सबसे मजबूत चिंगारी भड़की थी फ्रांसीसी क्रांति से। 1789 में फ्रांस में जो हुआ उसने सब कुछ बदल दिया। पहली बार ये विचार खुलकर सामने आया कि किसी देश पर हुकूमत का हक किसी एक राजा का नहीं बल्कि वहां रहने वाले सभी नागरिकों का है। ला पैत्री यानी पितृभूमि और ले सिटोयन यानी नागरिक, इन जैसे शब्दों ने लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना जगाई कि वो सब मिलकर एक हैं, वो सब मिलकर फ्रांस हैं। और यहीं से जन्म हुआ उस कॉन्सेप्ट का जिसे हम आज नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य कहते हैं। मतलब एक ऐसा देश जहां की भौगोलिक सीमाओं के अंदर रहने वाले ज्यादातर लोग खुद को एक साझा इतिहास और संस्कृति का हिस्सा मानते हैं। यहां एक मजेदार विरोधाभास है। एक तरफ तो नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र खत्म कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ अनजाने में ही सही उसकी सेनाओं ने क्रांति के विचारों को पूरे यूरोप में फैला दिया। खास तौर पर उसकी नागरिक संहिता ने, जिसने जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकार खत्म करके कानून के सामने सबको बराबर कर दिया। तो ये जो नया विचार था राष्ट्रवाद का, ये पूरे यूरोप में फैल तो रहा था, लेकिन इसका रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। इसके सामने खड़ी थी सदियों पुरानी व्यवस्था, राजा, महाराजा और चर्च की ताकत, और इन दोनों के बीच एक जबरदस्त टकराव होना तय था। इस नक्शे पर एक नजर डालिए। ये उस दौर का यूरोप है। इसमें आज की तरह जर्मनी या इटली जैसे साफ सुथरे देश नहीं दिखेंगे, बल्कि दिखेंगे बड़े बड़े साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रियन एम्पायर, जिसमें कई अलग अलग भाषा और संस्कृति वाले लोग एक साथ रहते थे। तो इस दौर में ना, दो बड़ी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने थीं। एक तरफ थे उदारवादी राष्ट्रवादी, ये नया पढ़ा लिखा मध्य वर्ग था जो संविधान, आज़ादी और बराबरी पर आधारित देश चाहता था। और दूसरी तरफ थे रूढ़िवादी, जो किसी भी कीमत पर राजा, चर्च और पुरानी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। लेकिन जब पुरानी ताकतें हर हाल में अपनी सत्ता बचाना चाहती थीं, तो उनके खिलाफ लड़ने के लिए क्रांतिकारी भी सामने आए। ज्यूसेppe मैत्सरी जैसे लोगों ने यंग इटली और यंग यूरोप जैसे खुफिया संगठन बनाए ताकि आज़ादी और राष्ट्र के विचार को जिंदा रखा जा सके। और ये लड़ाई सिर्फ खुफिया बैठकों तक सीमित नहीं रही। 1830 से 1848 के बीच तो जैसे पूरे यूरोप में क्रांतियों की एक लहर दौड़ गई। यूनान की आज़ादी की लड़ाई हो या फ्रांस और बेल्जियम में हुए विद्रोह, इन सब ने सदियों पुरानी राजशाही की नींव हिलाकर रख दी। लेकिन 1848 की जो उदारवादी क्रांतियां थीं, वो ज्यादातर नाकाम रहीं। और इस नाकामी के बाद राष्ट्रवाद का चेहरा ही बदल गया। अब ये आदर्शों और सपनों की बात नहीं करता था, अब ये बात करता था सत्ता और सेना की। तो क्या एक सेना, एक आर्मी किसी देश को बना सकती है? इसी सवाल का जवाब हमें जर्मनी के एकीकरण की कहानी में मिलता है, जिसकी कमान उदारवादियों के हाथ में नहीं बल्कि प्रशिया नाम के एक ताकतवर राज्य के हाथ में थी।
यहाँ एंट्री होती है प्रशिया के मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क की। उनका मानना था कि देश भाषणों और वोटों से नहीं बनते, देश बनते हैं लौह और रक्त से, मतलब युद्ध और सैन्य ताकत के दम पर। और उन्होंने ठीक यही किया। कई युद्ध लड़कर उन्होंने जर्मनी को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ दिया। और इसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप के नक्शे पर ठीक उसके दिल में एक नई और बहुत बड़ी ताकत उभर कर आई, एकीकृत जर्मन साम्राज्य। इसने महाद्वीप के शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया। अब जर्मनी की तरह ही इटली के एक होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प और जटिल थी। इसमें मैत्सीनी जैसे क्रांतिकारियों का जोशीला सपना भी था, कैव्योर जैसे चतुर राजनेता की कूटनीति भी थी और गैरीबाल्डी जैसे योद्धाओं की ताकत भी। इन सब ने मिलकर 1861 में एक संयुक्त इटली को जन्म दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। 19वीं सदी के आखिरी सालों में राष्ट्रवाद ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ ले लिया। जो सपना भाईचारे और आज़ादी का था, वो अब एक बुरे सपने में बदलने लगा था। 1871 के बाद यूरोप में सबसे ज्यादा तनाव का केंद्र बन गया बाल्कन इलाका। ये इलाका एक बारूद के ढेर जैसा था। यहाँ कई अलग अलग तरह की राष्ट्रीयताएं थीं, और जैसे ही ओटोमन साम्राज्य कमजोर हुआ, ये सब अपनी आज़ादी के लिए लड़ने लगे। ऊपर से बड़ी यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने फायदे के लिए इस आग को और हवा दी। और यहीं पर वो सपना पूरी तरह से एक बुरे सपने में बदल गया, जब अपने देश के लिए गर्व दूसरे देशों पर कब्जा करने की होड़ यानी साम्राज्यवाद से मिल गया, तो इसने एक बहुत ही विनाशकारी मिक्सचर तैयार किया। हर बड़ा देश खुद को दूसरे से बेहतर साबित करने और ज्यादा से ज्यादा इलाके पर कब्जा करने की दौड़ में शामिल हो गया। इस जहरीले कॉकटेल का नतीजा क्या निकला? 1914 यानी पहला विश्व युद्ध, एक ऐसी जंग जिसने सोवियत के भाईचारे वाले सपने को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। तो सवाल आज भी वही है, आखिर वो कौन सी महीन रेखा है जब अपने देश के लिए गर्व और प्रेम पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाता है? कैसे आज़ादी और एकता का एक खूबसूरत सपना इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक का कारण बन गया? शायद यही राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी और विरोधाभासी विरासत है।